हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। जो भी एसेंशियल मिनरल है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, उनका मेन फंक्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लोरीन तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर मिनरल का एब्जॉर्ब फॉर्म और उसका फंक्शन हमको याद रखना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो हर एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कुछ मिनरल्स का सेम डेफिशिएंसी सिम्टम हो सकता है, मतलब नाइट्रोजन की कमी से भी वही सिम्टम देखे, पोटेशियम की कमी से भी वही सिम्टम्स देखे, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे आप, तो आप देख सकते हो आयरन की कमी से लीफ पे क्या फर्क पड़ रहा है, कॉपर की कमी से लीफ जो है वो श्रिंक हो जा रहा है, लटक जा रहा है। मॉलिब्डेनम की कमी है तो लीव्स पे डॉट्स आ जा रहे हैं। मैग्नीशियम की कमी है तो ऐसा येलोइंग हो रहा है। जिंक की कमी है तो ऐसे ब्राउन स्पॉट्स आ जा रहे हैं लीव्स के ऊपर। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स का, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, फॉस्फेट की कमी है तो ये थोड़ा पर्पल हो जा रहा है। तो अलग अलग एलिमेंट के डेफिशिएंसी के अलग अलग सिम्टम्स हैं, उसको बहुत माइन्यूटली हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है। एक नॉर्मल आदमी उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। एक प्लांट साइंटिस्ट का काम है, और साइंटिस्ट ने सब चीजों को फाइंड करके डेफिशिएंसी सिम्टम्स फाइंड किए हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट कॉजेज रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का की कमी है तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड होगी, रुकेगी। concentration of an essential element below which plant growth is retarded is termed as critical concentration। हाँ, तो अब देखो कोई भी एलिमेंट सॉइल में कितना होना चाहिए, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी कम बोलेंगे। तो जब किसी एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से नीचे चला जाए, जिससे प्लांट की लाइफ साइकिल में, प्लांट की ग्रोथ पे फर्क पड़ने लगे, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 1 किलो सॉइल में, 1 केजी सॉइल में 10 ग्राम एलिमेंट होना चाहिए, 10 ग्राम मैग्नीशियम होना चाहिए। अगर वो 10 ग्राम से नीचे गया तो प्लांट पे अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती। तो 10 ग्राम को मैं बोलूंगा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, और 10 से नीचे जब हो गया तो मैं बोलूंगा कि उसकी डेफिशिएंसी हो गई, प्लांट को जीरो नहीं हुआ है, वो सॉइल में है बट उसकी डेफिशिएंसी हो गई प्लांट को अब मैग्नीशियम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को मैं बोलूंगा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। ये सब एलिमेंट का अलग अलग होता है, हमको वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन याद नहीं करना है, हमको सिर्फ ये समझना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज, जिसका कॉन्सेंट्रेशन अगर एक लेवल से नीचे चला जाए तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। और जब इससे कम कॉन्सेंट्रेशन में वो एलिमेंट है तो उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंट। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी और एब्सेंस, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे डेफिशिएंसी की वजह से, उनको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, हर एलिमेंट के अलग अलग है। द प्लांट पार्ट दैट शो द डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट। हाँ, अब देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी। जो फ्रीक्वेंटली मोबाइल हो जाते हैं, मतलब इधर से उधर वो इजीली जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ओल्डर लीव्स में से कुछ एलिमेंट्स निकल के यंग एरियाज में चले जाते हैं कि भाई ये बुड्ढी लीव्स तो मरने वाली है, तो चलो इसमें से प्लांट उसमें से निकाल लेता है और यंग लीव्स को दे देता है। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे मोबाइल एलिमेंट्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो इमोबाइल होते हैं, जो जहां पर है वहीं रहेंगे बुड्ढी लीव्स के साथ, वो मर के सॉइल पे नीचे गिर जाएंगे बट उस लीव्स में से निकल नहीं पाएंगे, तो उनको हम बोलेंगे इमोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहीं और देखने को मिलेंगे और इमोबाइल के कहीं और। देखते हैं कैसे। फॉर एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट इन द ओल्ड टिश्यू। ये याद रखना है हमको, जो एलिमेंट एक्टिवली मोबिलाइज हो सकते हैं उनका डेफिशिएंसी सिम्टम, उनकी कमी हमें सबसे पहले कहां देखने को मिलेगी? ओल्डर टिश्यूज में, क्योंकि ओल्डर टिश्यूज ने उनको यंग में दे दिया है ना। कि मान लो तुम्हारे घर पे देखना है कि भाई किसी भी चीज की डेफिशिएंसी है, खाने की डेफिशिएंसी है, मतलब खाना लिमिटेड है मान लो, ठीक है, खाना लिमिटेड है, तो खाने की डेफिशिएंसी किस में देखने को मिलेगी? बच्चों में या पेरेंट्स में?
पेरेंट्स क्या करेंगे, वो जो भी लिमिटेड खाना है वो बच्चों को खिला देंगे, मतलब यंग वंस को दे देंगे। तो डेफिशिएंसी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, कमजोरी हमें किनके अंदर देखने को मिलेगी, ओल्डर पार्ट्स में, ओल्डर जो लोग घर में है, जो पेरेंट्स है, उनके अंदर हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि खाना लिमिटेड है तो वो बच्चों को खिला दे रहे, खुद नहीं खा रहे। ठीक है, तो जो चीजें मोबिलाइज्ड हैं, जो चीजें एक्टिवली मोबिलाइज हो सकती हैं, उनकी डेफिशिएंसी हमें ओल्डर टिश्यूज में देखने को मिलेंगी। जैसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द सेनेसेंट लीव्स, ओल्डर लीव्स में, बुड्ढी लीव्स में हमें पहले देखने को मिलेगी। उसके बाद in older leaves biomolecules containing these elements are broken down, it make these element available for mobilizing younger leaves। ठीक है, तो जो older leaves है वो मरने वाले हैं, तो उनके बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ के एलिमेंट्स को निकाल के यंग पार्ट को दे दिया जाता है। ठीक है, इफ द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल, अब मान लो कोई चीजें ऐसी हैं जो इमोबाइल है, ठीक है, तो उनकी डेफिशिएंसी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, हमको यंग में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अब ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, दे आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गन्स। सॉरी, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यू। ठीक है, तो एक ही दो लाइन में याद कर लेना है, जो इमोबाइल है उनकी डेफिशिएंसी पहले हमको यंग टिश्यू में देखने को मिलेगी, और जो हाईली मोबाइल है, एक्टिवली मोबाइल है, उनकी डेफिशिएंसी हमें सबसे पहले ओल्डर में देखने को मिलेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, दिस एक्सपेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन हैज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है एग्रीकल्चर जब करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के हम देख सकते हैं कि कितना मिनरल हमें डालना है, या कोई सिम्टम हमें दिख रहा है, जैसे ओल्डर लीव्स में दिख रहा है या यंगर लीव्स में दिख रहा है, तो हम या जो फार्मर है वो समझ सकता है कि उसे किस तरीके से फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे, ये एक हेल्दी लीफ है। ठीक है, एक हेल्दी लीफ है। अब देखो फॉस्फेट डेफिशिएंट हुआ तो एक ऊपर जैसा पर्पलिश पिंकिश, ये यहाँ साइड से ऐसा कलर हो गया। आप देखोगे अपने आसपास के प्लांट में, गार्डन में, तो आपको देखने को मिलेगा। पोटेशियम डेफिशिएंसी आप देख रहे हो, ये साइड में ब्राउनिश येलोइश हो गया, बीच में ग्रीन है। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में देख रहे हो, साइड ग्रीन है, बीच में येलोइश हो गया। अब ये चीजें कोई जो साइंस पढ़ा है, जिसने बोटनी पढ़ी है, वही ऑब्जर्व कर सकता है। नॉर्मल आदमी को बोलेगा कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है, वो इतना बोलेगा, बट वो ये देख के नहीं बता सकता कि इसमें फॉस्फेट डेफिशिएंसी है, इसमें पोटेशियम डेफिशिएंसी और इसमें नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये चीजें जो है माइन्यूटली ऑब्जर्व करनी पड़ती है। अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, हाइट नहीं बढ़ेगी, प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, लीव जो है वो मैच्योर होने से पहले गिर जाएंगे, ब्लड्स गिर जाएंगे, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ग्रोथ नहीं होगी। क्लोरोसिस क्या है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग लीफ। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल नहीं बनेगा, या क्लोरोफिल जो बना हुआ है वो डीजनरेट हो जाएगा, तो वो एरिया कैसा हो जाएगा, येलो, क्योंकि क्लोरोफिल वहां नहीं है। ठीक है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स लाइक, अब देखो एक की कमी से नहीं हो रहा है, ये किसी एक की कमी से नहीं हो रहा है, ये सारे हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, ये सारे जो है वो इनकी वजह से क्लोरोसिस होगा। मतलब इनमें से किसी की भी कमी होगी तो क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। तो एक ऑप्शन नहीं आ सकता कि किसकी कमी से क्लोरोसिस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे की कमी से क्लोरोसिस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू, उस एरिया में जहां पे डेफिशिएंसी है, डेथ होने लगेगी टिश्यू की। ठीक है, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू, मेनली लीफ में देखने को मिलेगा। दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। ठीक है, तो ऑप्शन आ सकते हैं चार चार वाले। ठीक है, ये चार होंगे एक ऑप्शन में, बाकी में ये चार दे देंगे, बाकी में ये चार दे देंगे, तो आपको ये नेक्रोसिस वाले चार याद रखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद लैक और लो लेवल ऑफ दीज एलिमेंट्स इनहिबिट सेल डिवीजन, तो ये भी आ सकता है कि कौन से चार सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है। और ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला तो आया हुआ है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम डिले फ्लावरिंग। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिले फ्लावरिंग, और तीन तीन, एक ऑप्शन में तीन तीन एलिमेंट के नाम दिए होंगे, तो एक ऑप्शन में दिया होगा नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको।
डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कॉज सेम सिम्टम्स, ठीक है, ये भी हो सकता है कि डिफरेंट एलिमेंट की डेफिशिएंसी सेम सिम्टम्स देखने को मिले, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा ही है। हेंस टू आइडेंटिफाई डिफिशिएंट एलिमेंट ऑल द सिम्टम्स आर स्टडी, ठीक है, तो एक सिम्टम से नहीं पता चलेगा। जैसे मान लो हम लोगों ने लास्ट में देखा कि बहुत सारे एलिमेंट की वजह से क्लोरोसिस हो रही है, तो कैसे पता करेंगे कौन से वाले से किसकी डेफिशिएंसी है, तो हमको बाकी सिम्टम्स भी स्टडी करने पड़ेंगे। आल्सो डिफरेंट प्लांट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंटली टू डिफिशियंसी ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, और अलग अलग प्लांट जो है उनमें अलग अलग फर्क पड़ता है एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी से। हो सकता है कि एक नीम का प्लांट है, उसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है सॉइल में, उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बगल में एक मैंगो प्लांट है, उसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का ज़्यादा फर्क पड़ रहा है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स बनाने, ठीक है। तो प्लांट स्पीशीज के ऊपर भी वेरी करता है कि किसको किसकी कमी से ज़्यादा फर्क पड़ेगा, है ना। सबको एक ही एलिमेंट की कमी से सबको सेम फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब प्लांट का फिजियोलॉजी अलग है, उनके फंक्शन अलग है। किसी को फ्रूट बनाना है, किसी को फ्रूट नहीं बनाना है, किसी को फ्लावरिंग करनी है, किसी को नहीं करनी है, तो डिफरेंट है। ये हो गया हमारा। उसके बाद कुछ फिजियोलॉजिकल डिजीजेज होते हैं, ठीक है, तो सारे प्लांट की तो नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। व्हिपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम, ठीक है, तो ये डिजीजेस जो है इनके नाम आपको याद रखने हैं। मार स्पॉट ऑफ पी कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ एमएन। ग्रे और स्पेक स्पॉट ऑफ ओट कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ एमएन, तो ये दोनों एमएन के हैं। डाईबैक ऑफ सिट्रस, ये डिजीज का नाम है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कॉपर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डाईबैक डिजीज ऑफ सिट्रस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट, तो हमें आंसर देना है कॉपर। उसके बाद रिक्लेमिनेशन डिजीज ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूम क्रॉप्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। खायरा डिजीज ऑफ पैडी, पैडी मतलब राइस, खायरा डिजीज पैडी में किसकी डेफिशिएंसी से होती है, जेडन। ब्राउन हार्ट और रॉट ऑफ बीट्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। स्टाउट एक्सिस कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं जिनके क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे भी आ सकते हैं। तो डिजीज और वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है वो हम यहां पर इसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आता है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मिनरल ज्यादा अमाउंट में होते हैं वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कम अमाउंट में होते हैं वो कहलाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमेशा कम ही रहने चाहिए। अगर वो ज्यादा हो जाएंगे प्लांट में, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे टॉक्सिसिटी। देखो अगर उसकी कमी हो गई तो कहलाएगा डेफिशिएंसी, बट जरूरत से ज्यादा हो गया तो वो करेगा टॉक्सिसिटी। जैसे हमारी बॉडी में भी अगर हम नमक नहीं खाए तो नमक की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। बट ज्यादा खाने लगे, बहुत ज्यादा नमक घोल घोल के पानी में पी रहे हो दिन में 4 बार, तो उसकी टॉक्सिसिटी होने लगेगी। ब्लड में जो है, बॉडी में जो है ब्लड सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा और वो इम्बैलेंस कॉज करेगा, तो उसको हम बोलेंगे टॉक्सिसिटी। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, और जितनी जरूरत है उससे कम हो गया तो डेफिशिएंसी कॉज करेगा, ठीक है। A moderate increase in micronutrient is causes toxicity. Any mineral ion concentration in tissue that reduces dry weight of tissue by about 10% is considered toxic, ठीक है। मतलब जो टिश्यू है, अगर उसकी वजह से प्लांट का टिश्यू 10% डीजेनरेट हो गया, 10% टिश्यू की डेथ हो गई, तब हम उसे टॉक्सिक मानेंगे, ठीक है। मान लो प्लांट का फॉर एग्जांपल वजन जो है वो 100 kg था और कोई एलिमेंट उसके अंदर बढ़ गया जिसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं हो पा रहा, मरने लगा, ठीक है, सड़ने लगा प्लांट, तो 10% अगर कम हुआ, थोड़ा बहुत अगर ग्रोथ कोई डेफिशिएंट कर रहा है तो उसे हम लोग टॉक्सिक नहीं मानेंगे। एटलीस्ट 10% वो उसकी ग्रोथ को कम करे तो हम उसे बोलेंगे कि वो टॉक्सिक है। सच क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट। द टॉक्सिसिटी सिम्टम आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है, बहुत मुश्किल है उनको आइडेंटिफाई करना। टॉक्सिसिटी लेवल फॉर एन एलिमेंट आल्सो वेरी फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। हाँ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है कि अगर कोई एलिमेंट प्लांट में ज्यादा हो गया तो एक तो प्रॉब्लम उसके ज्यादा होने की वजह से आएगी, दूसरी चीज जब वो ज्यादा हो गया तो वो बाकियों को नहीं आने देगा, ठीक है। खुद तो ज्यादा हो गया और दूसरों को नहीं आने देगा। मान लो कि
एक्सेस ऑफ Mn इंड्यूसेस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब Mn ज्यादा हो गया, Mn ज्यादा हो गया तो उसकी टॉक्सिसिटी तो आएगी, उसकी प्रॉब्लम्स तो आएंगी। दूसरा, उसने आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक दिया, तो अब आयरन की कमी से डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मैग्नीशियम की कमी से जो प्रॉब्लम होने वाली है और कैल्शियम की कमी से जो प्रॉब्लम होने वाली है वो भी आएगी ना। खुद तो टॉक्सिसिटी कर रहा है और इन तीनों की कमी करवा दी उसने प्लांट में, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लो पूरी तरीके से। Excess of manganese induces deficiency of iron, magnesium and calcium because it competes with iron magnesium for uptake and with magnesium binding with enzymes. Mn also inhibit calcium translocation in shoot apex. Thus, symptoms of Mn toxicity may actually be the deficiency symptoms of iron, magnesium और calcium, ठीक है। तो अगर Mn toxicity हुआ है तो वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसके आएंगे, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्योंकि ये ज्यादा हुआ तो ये तीनों कम हो जाएंगे, ठीक है। तो खुद अगर वो ज्यादा हो जा रहा है तो वो बाकी तीनों की डेफिशिएंसी कर दे रहा है, ठीक है। मेन सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वीन्स, ठीक है। तो मेन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा हमें, ये क्वेश्चन पूछा सकता है मैग्नीज टॉक्सिसिटी का, कि ब्राउन स्पॉट होंगे और साइड में क्लोरोटिक वीन्स होंगे, मतलब वीन्स जो है वो येलो हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो, यहाँ पे ध्यान से दिख नहीं रहा होगा, ये ब्राउन स्पॉट्स होंगे और ब्राउन स्पॉट्स के साइड में येलोइंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मैंगनीज टॉक्सिसिटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हम लोग करेंगे दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कि एलिमेंट्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी थोड़ा देखा था कि जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, तो उसी से रिलेटेड थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मैकेनिज्म, द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द सेल्स इज कॉल्ड एज इनफ्लक्स and the outward movement is called as efflux. The process of absorption include two phases. First phase, initial rapid and passive uptake of ions into the apoplast, ठीक है। तो पहले क्या होगा, एपोप्लास्ट में इनिशियली फर्स्ट फेज में रैपिड पैसिव अपटेक होगा आयंस का इन द एपोप्लास्ट, फ्री स्पेस और स्पेस ऑफ द सेल्स। इट्स यूजुअली अकर थ्रू द आयन चैनल्स, ठीक है, आयन चैनल्स के थ्रू होगा। Second phase, ions are taken in slowly into the symplast, inner space or cytoplasm of the cells. It is an active process, ठीक है। तो फर्स्ट फेज एपोप्लास्ट में आयंस आएंगे, दूसरे फेज में सिम्प्लास्ट में। हमें पता है कि आयंस का जो मेन एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव होता है, तो मेनली हमारा जो सेकेंड फेज है उसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने वाला है। फर्स्ट फेज में थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो होने वाला है कि भाई सॉइल में ज्यादा है और रूट में कम है तो वो तो पैसिवली आ जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द केस में रूट में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, सॉइल में कम होता है, तो हमें एक्टिवली करना पड़ता है। तो मेनली जो एब्जॉर्प्शन होने वाला है वो सेकेंड फेज में सिम्प्लास्ट वाले में होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम। हमें पता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो जाइलम है उसमें पानी जाता है और पानी के साथ ही मिनरल्स डिसॉल्व होके जाते हैं। प्रूफ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स कैसे पता चला, हम लोगों ने क्या किया, जाइलम को कट किया और जाइलम में जो पानी जा रहा था उसको निकाला और उसको एनालिसिस किया कि सिर्फ पानी है या पानी के साथ मिनरल्स भी, और हमें पता चला कि नहीं, जाइलम में सिर्फ पानी नहीं जाता है, उसमें मिनरल्स भी है, ठीक है। यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, कुछ मिनरल एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव किया, सॉइल में डाला और जब सॉइल में से वो प्लांट का अपटेक किया तो उसको देखा कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ जा रहा है, कहाँ किस में से जा रहा है, तो पता चला कि वो जाइलम में से जा रहा है, ठीक है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता चला कि मिनरल जो है वो जाइलम के थ्रू वाटर में डिसॉल्व होकर ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉइल एज रिजर्वियर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, हमें पता है कि सॉइल में ही सारे एसेंशियल एलिमेंट रहते हैं, वहीं से प्लांट अपटेक करता है। वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एनरिच सॉइल विद डिसॉल्व्ड आयरन इन ऑर्गेनिक सॉइल्स, ठीक है। जैसे जैसे देखो पहले जो रॉकी अर्थ था, अर्थ पे एकदम फर्टाइल सॉइल नहीं था, बट धीरे धीरे जो रॉक्स है वो टूटे, लाइकेंस ने तोड़े, पानी के बहने से टूटे, ठीक है, रॉक्स टूटे, रॉक्स टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए और सॉइल बना, ठीक है। तो रॉक्स में जो मिनरल्स थे वो सॉइल में आ गए और वो प्लांट अपटेक कर रहे हैं, ठीक है।
सॉइल का क्या क्या रोल है? इट सप्लाई मिनरल एंड होल्ड्स वाटर, इट हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, एंड अदर माइक्रोब्स। उसके बाद इट सप्लाइज एयर टू द रूट, सॉइल से ही रूट्स को एयर मिलता है, तो सॉइल एकदम जो है हार्ड नहीं होता, सॉइल में पोरस स्ट्रक्चर है, सॉइल में होके जो है एयर अंदर जाती है। इसलिए हम देखते हैं जो माली होता है वो लोग जो है प्लांट के आसपास जो है वो खोदते रहते हैं, या फिर जब फार्मर खेती करता है तो वो ट्रैक्टर से पूरे सॉइल को जो है वो जो है प्लो करता है। क्यों? क्योंकि सॉइल जो है वो थोड़ा उखड़े, एकदम हार्ड ना हो जाए, और ऑक्सीजन जो है वो लाइन में नीचे तक जाए। ठीक है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन रूट्स को जाएगा उतना अच्छा ग्रोथ मिलेगा। इट एक्ट एज मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइज द प्लांट। ठीक है, दूसरा बड़े प्लांट्स को स्टेबलाइज करने में। ठीक है, सॉइल एंकरेज प्रोवाइड करता है कि प्लांट जो है वो हवा में गिरे नहीं। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल अफेक्ट द क्रॉप यील्ड्स, सो फर्टिलाइजर शुड बी सप्लाइड बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं मेनली सबसे कॉमन उसमें एनपीके होता है। ठीक है, जो नॉर्मल फर्टिलाइजर एकदम पुराने टाइप का यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द फार्मर्स के थ्रू, एनपीके सबसे इंपॉर्टेंट ये है। बाकी अब जो लेटेस्ट फर्टिलाइजर आने लगे उसमें अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द फार्मर, कि भाई गुजरात में इसकी एलिमेंट की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो गुजरात में उस तरीके का फर्टिलाइजर भेजेगा, असम में ये वाले एलिमेंट, वहाँ असम की सॉइल में ये वाले एलिमेंट की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो वहाँ फर्टिलाइजर उस हिसाब से उसे यूज़ करना पड़ेगा। एक कॉमन फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया जा सकता सब जगह। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।